हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, तो इस सेशन में करेंगे क्या? सबसे पहले तो इंटरव्यू में कैसे क्या प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा बता दूंगी। आप में से कई लोगों ने नहीं दिया होगा। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जैसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है? तो मुझे पहले तो ये बता दो कि किसने किसने यहाँ पर इंटरव्यू दे रखा है। कोई ऐसा है जो इंटरव्यू फेस कर चुका हो पहले? ओके, किसी ने नहीं किया है। ठीक है। श्वेता, आपने किया है? ओके ओके, मैं यूपी पीसीएस की इंटरव्यू की बात करती हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है। सी, तो थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसे एग्जैक्टली होता है। सबसे पहले तो शुरू से शुरू करते हैं। मेंस के रिजल्ट आने के विद इन अ वीक इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। जो अभी 3-4 साल का पैटर्न रहा है उस हिसाब से बता रही हूँ। एंड फिर आपके रोल नंबर पर डिपेंड करेगा कि आपकी स्टार्टिंग में होगा या बाद में होगा। और इंटरव्यू पहले क्या होता था कि पूरे दिन चलता था और सुबह से ही बुला लिया जाता था। लेकिन अभी रीसेंट ईयर्स से ये किया गया है कि 2 शिफ्ट्स में बुलाया जाता है। एक होता है सुबह, एक होता है दोपहर में। तो मतलब एक में पहुंचना होता है सुबह 8 बजे, फिर उन लोगों का इंटरव्यू निपट जाता है। एंड देन दूसरा लोगों का जो दूसरा सेशन होता है वो होता है दोपहर के 1 बजे तक पहुंचना होता है। ठीक है, 1 डेढ़ लगभग लगभग ये टाइमिंग्स रहती हैं। तो ये 2 सेशंस में बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू में मान लो सुबह है तो फिर आपको वहाँ पर जाने के बाद एक हॉल में बैठाया जाता है। एंड वहाँ पर जो आर ओ होते हैं वो आपका वेरीफाई करते हैं। अगेन उसमें भी डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा नंबर है। ठीक है, सारे आर ओ के पास लगभग लगभग 10-10 15-15 की लिस्ट होती है। उस हिसाब से वो सीक्वेंस में बुलाते हैं। वहाँ से होने के बाद जब आपका आर ओ वेरीफाई कर देंगे तो उस हॉल से आप दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पर आपको फ़ोटो वगैरह अपनी चिपकानी होती है। एंड वो फोटोज चिपकाने के बाद आपको एक वेटिंग एरिया में भेजा जाएगा। वहां पर आप बैठे रहेंगे एंड देन आपका नंबर बुलाया जाएगा, आपका नाम बुलाया जाएगा। जब आपका नाम बुलाया जाएगा वहां पर बुलाकर आपको एक पर्ची देंगे। वो पर्ची होती है कोड। ठीक है, क्योंकि जो बोर्ड होता है उसको हमारा नाम तो पता नहीं होता है, उनके पास हमारा कोड जाता है। तो वहां पर जो कोड की पर्ची देंगे वहां पर ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होता है। वहां पर 2-3 लोगों ही को बुलाकर खड़ा कर लिया जाता है कि भाई अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। तो वो कोड लेकर फिर आप अपनी रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक दूसरी जगह ले जाया जाएगा। वो जो एरिया होता है वो होता है एक ऐसे लंबा सा गैलरी टाइप का समझ लो। उसी में आमने सामने ऐसे ऐसे बोर्ड्स होते हैं। तो अभी तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपका बोर्ड कौन सा है। ठीक है, कौन सा बोर्ड है ये आपको पर्ची लेने तक नहीं पता होगा। फिर जब आपका नंबर आएगा तो वहाँ पर जो होते हैं जो लोग काम करते हैं वो आपको लेकर जाएंगे और वो आपको किसी भी रैंडम बोर्ड के सामने बैठाल देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको बताया जाएगा कि आपका ये बोर्ड है। वहाँ पर हर बोर्ड रूम के बाहर एक एक चेयर पड़ी रहती है। तो एक इंसान जब अंदर रहता है तो बाहर की चेयर में नेक्स्ट वाले को बैठाल कर रेडी कर दिया जाता है। तो आप अपनी पर्ची के साथ वहाँ पर बैठे रहेंगे। एंड देन जो रूम होता है उसमें एक लाइट लगी रहती है रेड कलर की। ठीक है, तो जब वो बंद हो जाएगी तब आप बाहर निकल वो बाहर निकलेगा वो वाला इंसान एंड देन आपको एंटर करना होता है। आपको अंदर जाना होगा सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्ची के साथ और वो वहाँ पर देनी होती है पर्ची। एंड जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमको ले जाना होता है वो बाहरी चेयर पर रख कर ले जाना होता है। ठीक है, तो जो सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है, जो सबसे दहशत भरा टाइम होता है वो वही होता है बाहर बैठने वाला। क्योंकि तब आप अकेले होते हैं और आप आस पास के, क्योंकि गैलरी है, इधर इधर दूर दूर रूम है, तो वो हर इंसान हर बोर्ड रूम के बाहर एक एक इंसान बैठा होगा। तो आप वहाँ पर सबके चेहरे देखकर सबसे ज़्यादा डरेंगे। ठीक है, एंड देन एक बार अंदर चले जाओगे तो फिर तो प्रोसेस हो जाता है। शुरुआत में डर लगता है एंड मतलब पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक ये है। एंड जिस रास्ते से फिर आप बाहर मतलब बोर्ड रूम में हो गया फिर बाहर निकलोगे तो जहाँ से एंटर किए थे वहाँ से बाहर नहीं निकलोगे। तो जिन लोगों से वहाँ पर मिलकर आए हो उनसे मिलकर नहीं जाओगे बाहर, फिर अलग रास्ते से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस हो गया इंटरव्यू का। ठीक है, तो वहाँ पर आयोग में गेट्स भी अलग अलग होते हैं। तो एक गेट से एंटर करते हैं और जब निकलोगे एग्जिट करोगे तो वो दूसरा गेट होता है। ये हो गया हमारा पूरा प्रोसेस। ठीक है, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? तो अब मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चंस ले लूँगी जो जैसे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, उस बेसिस पर मैंने क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। एंड इन क्वेश्चंस को पूछने से पहले कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। ऐसा ना हो कि हम इतना धीमे बोल रहे हो या हम इतना ज़्यादा डर कर बोल रहे हो कि सामने वाले को हमारी बात समझना है। ठीक है, दूसरी चीज़ है हमारा कॉन्फिडेंस, कि भाई कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। ऐसा नहीं उनको समझ नहीं आना चाहिए कि डर रहे हो, डर तो सबको लगता है बट यस ऊपर ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
एंड देन थर्ड चीज़ आती है हम कितना कामली बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ना हम भड़बड़ा कर एकदम उनको दिख जाए कि हमारे एकदम ही हम परेशान हैं, ठीक है, डरे हुए हैं, पहली बार आए हैं। तो ये 3 सी हो गए हमारे, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन और कामनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, ठीक है। बाकी तो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, इतना सोच कर जाता है इंसान कि ये पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, और वो 15-20 मिनट में कुछ भी पूछ सकते हैं रैंडम, ठीक है। तो उसी रैंडमनेस और थोड़ा सा रेलिवेंसी को ध्यान में रखकर कुछ क्वेश्चंस हैं, एंड इस समय पर जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी वो मैं पहले क्वेश्चन नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरव्यू में क्वेश्चन तो नहीं पता होता ना, वो तो सरप्राइज होता है हमारे लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आंसर देने में वो पहले हाथ उठाएगा, एंड उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, क्वेश्चन बाद में आएगा, पहले आपको हाथ उठाना है, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को शुरू करें, उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? समझ में आ गया होगा, जब जाओगे भगवान ने चाहा तो फिर मेरी याद करोगे, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सही बताई है, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो आप मुझे बताओ, आंसर कौन देगा? कोई आंसर नहीं देगा क्या? कोई आंसर नहीं देगा क्या? चलो, और भी तुम लोग भी तो भाई, बाकी जनता भी तो हमारी मेंस की है। इतना क्या डरना, यहाँ पर तो आप मुझे दिख भी नहीं रहे हैं, वहां पर तो पूरा साक्षात साड़ी वाड़ी पहनकर जाना पड़ेगा, तो कैसे, वहां पर तो पूरा बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तो बिहाइंड द कैमरा कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी अपने हिसाब से इशिता और साक्षी से। एक चीज़ और है, इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन परफेक्ट आंसर नहीं होता कि ये मेंस का आंसर नहीं है कि ये लिख दिया भाई ये मॉडल आंसर है परफेक्ट। वहां पर हम अपनी बात को कैसे रख रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इस पर नहीं होता कि भाई ये आंसर एकदम परफेक्ट हो गया, परफेक्शन डजेंट एग्जिस्ट। वहाँ पर उनको समझ में आनी चाहिए चीज़, और थोड़ा सा हम फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि उन्होंने अगर कोई बात काटी तो हम उनकी बात पे काटते काटते ना रह जाएं कि भाई हम नहीं, हम ही सही हैं, तुम गलत हो, ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो, तो पहले साक्षी से पूछ लूँ। और भाषा का एक जो पॉइंट होता है, भाषा में कुछ भी बोल सकते हो, कोशिश ये करनी चाहिए अगर आप दोनों लैंग्वेजेस में कॉन्फिडेंट हैं तो जिस भाषा में आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहा है उसी से शुरू करो, वरना वो ऐसा रेयर चांसेस होते हैं कि पूछेंगे आपसे कौन सी भाषा में पूछें, ऐसा वो कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली पूछने लगेंगे। हो सकता है वो अंग्रेजी से ही शुरू कर दें, तो अगर थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेते हो तो अंग्रेजी में रिप्लाई करने की कोशिश करना। फिर बाकी वो लोग थोड़े एज्ड होते हैं, तो ऐसा कोई नहीं होगा कि एकदम ही अंग्रेजी फ्लुएंट बोलकर बताए, वो लोग खुद ही हिंदी में बोलने लगते हैं, ठीक है। चलो, साक्षी से शुरू करते हैं। साक्षी, क्वेश्चन है हमारा, यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वर्तमान में, वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं, तो ऐसा क्यों है? मैम, यूएस और इंडिया के जो रिलेशंस हैं रिसेंट में टैरिफ वार को लेकर थोड़ा लोवेस्ट पॉइंट पर आ गए हैं, और H1B वीजा इशू और रसिया यूक्रेन वार की वजह से थोड़ा लोवेस्ट पॉइंट पर चल रहे हैं। अच्छा, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प की इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका है? मैम, प्रेसिडेंट ट्रम्प बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए वो अन्य देशों पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, जिसमें वो आर्थिक कूटनीति का भी सहारा ले रहे हैं, जिसमें वो अन्य देशों पर टैरिफ आरोपित कर रहे हैं। तो ये इंडिया का मेन रीजन है क्या, इंडिया के लोएस्ट पॉइंट ऑफ रिलेशंस के, कि मतलब लोएस्ट पॉइंट पर हमारे रिलेशंस पहुंच गए हैं, तो इसमें रशिया यूक्रेन वॉर इतना महत्वपूर्ण है क्या? मैम, ऐसा मतलब ट्रम्प आरोप लगा रहे हैं, ऐसा पश्चिमी देश आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से रशिया यूक्रेन वार में सहायता मिल रही है। अच्छा, तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का जो एलिगेशन है, ये जो बता रहे हैं, ये कितना परसेंट सही लगता है आपको, अगर परसेंटेज वाइज पूछा जाए कितने परसेंट बात सही है? मैम, यहाँ पे मैं मैम एस जयशंकर सर को कोट करना चाहूंगी। उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि जो रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं, पश्चिमी देश इंडिया की तुलना में ज्यादा कर रहे हैं, चाइना भी ज्यादा कर रहा है। तो ऐसे में जो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो इंडिया का रोल तो यहाँ पे बहुत ही कम है, अराउंड 20 to 30% बस। मतलब आप और इंडिया को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, रशिया यूक्रेन वॉर के लिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल है?
मैम ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि इंडिया तो अपनी एनर्जी 20-30% कैसे सिक्योरिटी हुआ? को। यस मैम। तो 20-30% किस बेसिस पर कहा? या तो रिस्पॉन्सिबल मानोगे या तो नहीं मानोगे। मैम अगर हम ट्रम्प की ओर से देखें तो उनका ऐसा मानना है कि इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, बट अगर हम अपना देखें तो हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और हम उसे सिक्योर करना चाहते हैं, इसलिए हम ले रहे हैं ऑयल। तो मतलब 20-30% रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया की है रशिया यूक्रेन वॉर में। ऐसा ट्रम्प का मानना है। अच्छा, और आपका क्या मानना है? मैम मेरा तो यही मानना है कि हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम हमेशा शांति के पक्षधर हैं। इंडिया जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हम वो देश हैं जिन्होंने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। तो हम हमेशा से चाहते हैं कि दुनिया में शांति हो और रशिया-यूक्रेन युद्ध भी खत्म हो। हम उसे हर तरीके से खत्म ही करना चाहते हैं। अच्छा, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के लिए बोला था कि बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। तो ये इनकी कैसी डुअल पॉलिसी चल रही है? एक तरफ टैरिफ लगा देते हैं, एक तरफ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अच्छा फ्रेंड बता देते हैं। यस मैम, उन्होंने ऐसा बोला है। हो सकता है मैम अभी हमारे ट्रेड को लेकर कुछ बातचीत चल रही है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, ऐसा देखकर उन्होंने कुछ बोला होगा। अच्छा, ये अमेरिका फर्स्ट की क्या पॉलिसी है ट्रम्प की? मैम इन्होंने मतलब ट्रम्प ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में ये बोला है कि उनके लिए अमेरिका का हित और अमेरिका के नागरिकों का सर्वोपरि है और वो चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं तो उस इंडिया में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी क्यों नहीं है? हम क्यों ग्लोबलाइजेशन का सपोर्ट कर रहे हैं? अ, मैम हमारा ये मानना है कि पूरा जो विश्व है वो आपस में जुड़ा हुआ है। हम कभी भी अलग-थलग होके विकास नहीं कर सकते हैं। हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलके ही विकास कर सकते हैं। अच्छा, तो अमेरिका के लिए अमेरिका फर्स्ट ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए इंडिया फर्स्ट ठीक नहीं है। मैम इंडिया वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास करता है और वो सबको साथ लेके चलने की पॉलिसी में बिलीव करता है। अच्छा, ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, इनका कौन से नंबर का टेन्योर है ये? मैम दूसरा नंबर है जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। और अमेरिका में एक व्यक्ति कितने बार प्रेसिडेंट बन सकता है? मैम 2 बार बन सकते हैं। अच्छा, इनसे पहले कौन थे प्रेसिडेंट? अ, मैम अरे याद था। जो बाइडेन। हाँ, जो बाइडेन। ठीक है, और इनके वाइस प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? जेडी वेंस करके नाम है मैम, अच्छा, एग्ज़ैक्टली नहीं याद आ रहा है। तो ये बताओ, जेडी वैंस इनके वाइस प्रेसिडेंट है, उनकी वाइफ कौन है? अ, उषा उषा नाम है उनका, आंध्र प्रदेश से हैं। तो इंडियन ओरिजिन की है। यस, यस। अच्छा, तो अभी रिसेंटली कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी क्या, जिसमें उन्होंने बोला था कि हम क्रिश्चियन हैं और हमारी वाइफ जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी क्रिश्चियनिटी में? सॉरी मैम ये मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद ये स्किप हो गया होगा न्यूज़, मुझे नहीं याद है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ये आज ही की न्यूज़ थी। ठीक है, इशिता बताइए। इशिता बताओ, ये जो उषा वैंस हैं, ये कहाँ के इंडियन ओरिजिन की हैं क्या? यस मैम, ये इंडियन ओरिजिन की हैं, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट अभी रिसेंटली वायरल हुआ था, जिसमें जेडी वैंस ने कहा था कि उनकी वाइफ कन्वर्ट हो जाएंगी, ये सुना था? मैम नहीं, ये मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। चलो ठीक है, अब ये बताओ, अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन की समस्या हर बार आती है, इसको कैसे दूर कर सकते हो? एयर पोल्यूशन की जो समस्या है बेसिकली मेरे ओपिनियन में व्हीकुलर एमिशन इसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और जो पूरे साल जो 12 मंथ कंस्ट्रक्शन चलता रहता है कहीं ना कहीं वो, और इंडस्ट्रीज जो हैं उन पे रोकथाम लगाने की जरूरत लेकिन है, उन पे थोड़ी न्यूज़पेपर्स के सी अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर पराली को जलाना है। पराली को जलाना भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, बट वो ओनली कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है। इंडस्ट्रियल एमिशंस भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है इसमें। तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा एज अ चीफ मिनिस्टर? सबसे पहले तो मैं जो भी इंडस्ट्रीज है उनके जो भी एफ्लुएंट्स है उन पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करूंगी कि वो जो है पराली बर्निंग की जो इनकी वो जो है वो ना करें और कुछ जो अच्छा, हैप्पी तो सीडर्स ये वगैरह बताओ है उनको वर्तमान अडॉप्ट में करें। कौन है मुख्यमंत्री
दिल्ली का? अभी रेखा गुप्ता तो जी हैं। उनके द्वारा जो स्टेप्स लिए गए उस वो कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? उन्होंने क्लाउड सीडिंग का प्रबंध किया था 1 करोड़ क्लाउड रुपया सीडिंग क्या देके। होता है? क्लाउड सीडिंग में हम किसी आयोडाइड के पार्टिकल, जैसे सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर ब्रोमाइड ये होते हैं, उनके थ्रू जो क्लाउड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वो सीडिंग करते हैं, जिससे मॉइस्चर एक्यूमुलेट होने लगता है एक पार्टिकल के कुल अराउंड, फिर मिलाकर वर्षा होती है। आर्टिफिशियल रेन करवाने का प्रयास किया गया था। जी जी, उसी का थी। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल रहा क्या? ये सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा साइंटिफिक इसमें बेसिस कम था, थोड़ा सा और रिसर्च और प्लानिंग की जरूरत है, उसके बाद शायद ये सक्सेसफुल हो मतलब सकता है। फेल हो गया, फेलियर कहेंगे इसको? हाँ, एक तरीके से साइंटिफिक बेसिस पे ये फेलियर है, कह सकते हैं। फेलियर नहीं मैनेज कहेंगे, फेलियर नहीं कहेंगे, प्रयास किया गया जो सफल नहीं हुआ। और हम अपने हाँ, ठीक है, ओके। प्रयास से ही सीखते हैं, ठीक है? तो हम्म। सरकार की बात ऐसे नहीं होगी फेल हो गए, ठीक है? ओके ओके। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेट है वो घट रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में हाँ, क्योंकि यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो उसके तहत हम विमेन के ऊपर जो अटैक है, वायलेंस है, उनमें भी, तो और हम क्या अब ओवरऑल महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं कानपुर लखनऊ जैसे शहरों में रात के 12-1 बजे घूम सकती हैं? सिर्फ यूपी का नहीं, अभी इंडिया में भी कई ऐसी जगह हैं जो भी अभी हम नहीं कह सकते कि हाँ पूरी तरह से सेफ्टी है, बट प्रोग्रेस डेफिनेटली हुई है। क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी एडमिनिस्ट्रेटिव पे, जैसे पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, बाकी चीजों पे भी एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके काफी कुछ प्रोग्रेस अच्छा, अभी कोई हमने की 3 है। पॉइंट्स बताओ जो इस डायरेक्शन में गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं और आपके हिसाब से सही हैं। ओवरऑल क्राइम रेट पर हाँ। ओवरऑल क्राइम रेट में अभी तो जैसे कि मैंने बताया, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, काफी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके भी जीरो एफआईआर, और जो भी साइबर क्राइम है उसको भी गवर्नमेंट काफी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, 3 पॉइंट्स पोर्टल्स ऐसे पे थ्रू बताओ जहां पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है जो नहीं किया गया है, जिस दिशा में सरकार का शायद अभी तक ध्यान नहीं गया है। बेसिकली ये कर सकते हैं कि थोड़ी जो विमेन की पार्टिसिपेशन है पुलिस फोर्सेस में, उसको इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि विमेन वो तो रिलेटेड इंक्रीज क्राइम्स हुआ थोड़े है, से वो तो इंक्रीज हुआ है, एक वो बटालियन भी इंक्रीज बनाई हुआ गई है। है, बट उसमें अभी भी जो प्रोग्रेस है उसमें स्कोप है, क्योंकि टोटल जो पुलिस की जो वो है, मतलब स्ट्रेंथ, वो भी अभी कंप्लीट नहीं है। अराउंड 30 to 40% अभी वैकेंसी स्टिल देयर इज, मतलब है, तो उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन और भी कम है, तो उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं ताकि थोड़ी टाइट ग्रिप हो सके क्राइम पे। और मतलब एग्जीक्यूशन लेवल पे भी काफी कुछ अभी हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मतलब प्लानिंग तो है, बट एग्जीक्यूशन ग्राउंड लेवल पे हमें थोड़े से ज्यादा जो जैसे कि प्रेयरीज वगैरह या सिटीजन को भी एम्पावर करने की जरूरत है, थोड़ा टेक्नोलॉजी का हमें और यूज करने की जरूरत है, टेक्नो सेवी, ताकि लोग बने और क्राइम रिपोर्टिंग इम्प्रूव हो। अच्छा, तो अगर डीएसपी बना दिया जाता है तो फिर क्या करोगे? क्राइम के रिलेटेड हाँ, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अगर स्पेसिफिक होकर बात कर सकें, तो एक महिला के रूप में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है अगर एज अ डीएसपी पोस्ट किया जाए? जनरल नहीं बताना। ओके, तो जो यूपी गवर्नमेंट का मिशन शक्ति जो प्रयास है, उसको मैं ऑन ग्राउंड लेवल और अच्छे से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगी। उसमें जो पिंक जो पुलिस स्टेशंस हैं और पिंक जो बूथ्स हैं, उनको मैं और ग्राउंड लेवल पे जाके उसको इंस्पेक्ट करूंगी और देखूंगी कि वो किस तरह से, उनका क्या सक्सेस रेशियो है। तो उसके सक्सेस रेशियो को मैं एनालाइज करूंगी, फिर मैं देखूंगी कि कैसे करा जा रहा है और मतलब अभी एफआईआर आपके सही से हिसाब से लॉन्च हो। एग्जीक्यूशन सही से नहीं हो रहा है? ऑन ग्राउंड हाँ, एग्जीक्यूशन में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिस अच्छा। पे किया जा सकता है। अच्छा, और क्या है, और क्या करोगे एक्स्ट्रा? और मैं टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगी, ताकि जो लोग, जिनको भी ऐसा है कि वो एफआईआर करने में कतराते हैं, विमेन केसेस में ऐसा होता है कई बार एफआईआर तो रजिस्टर नहीं होती, या फिर लोग शेम से या बॉयकॉट की उससे एफआईआर नहीं करना चाहते हैं। तो मैं कैंपेन्स लॉन्च करूंगी जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि उनको एफआईआर करना उनके लिए सेफ है, और दे विल बी प्रोटेक्टेड इफ दे कम टू द पुलिस स्टेशन, दे विल बी टेकन केयर ऑफ। ये मैं उनमें एक परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस के थ्रू उनमें ये इनकलकेट करने की तो कोशिश सोशल मीडिया का करूंगी। यूज करोगे? हाँ, सोशल मीडिया, ट्विटर कैंपेन्स की जा सकती हैं लेकिन जिसमें फिर लोगों को। सोशल मीडिया का यूज कर कर तो लोग सेलिब्रिटीज बन जाते हैं, उसको कैसे अवॉइड करेंगे कि हम सेलिब्रिटी भी ना बने और लोगों के बीच में जो गैप है पुलिस और लोगों के बीच उसको कम किया जा सके?
तो उसके लिए मैं जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल ट्विटर या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके थ्रू ही, ना कि अपना फेस दिखाकर, गवर्नमेंट का जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं उनके थ्रू अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ना कि मतलब वीडियो बना के। वो तरीका मैं नहीं अपनाकर दूसरा तरीका, ये जो ज्यादा से ज्यादा और लोगों को भी पार्टिसिपेट करवाऊंगी, जो हवलदार है, विमेन हवलदार हैं वो, ताकि सेंसिटिविटी उनमें क्रिएट हो, क्योंकि पुलिस को कई बार अच्छा, इनसेंसिटिव भी माना जाता है। तो ठीक है। इसमें मैं ये करने की बताओ, कोशिश ये करूंगी। इंडियन विमेन टीम कहाँ पर, कौन से वर्ल्ड कप में अभी चल रहा है? कोई वर्ल्ड कप चल रहा है क्या? सेमीफाइनल्स को यस जीत गया मैम। है क्या? यस मैम, एक आईसीसी का वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को अभी हमने हराया, हम फाइनल में पहुंच अच्छा, गए हैं। ये बताओ, क्या अभी करंटली इस टीम में कोई यूपी की विमेन प्लेयर है? मैम इसका नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा, कैप्टन कौन है? कैप्टन अभी इसका आइडिया नहीं, कोई जेमिनी करके थी वो, शायद उन्होंने वो किया था, मतलब हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर कैप्टन है। हरमनप्रीत कौर। इससे पहले मिताली ओके। राज का नाम सुना है क्या? हाँ, मिताली राज का वो भी नाम सुना कैप्टन है। थी। हाँ, वो कैप्टन थी। अच्छा, ये बताओ, कोई मेल क्रिकेटर्स हैं जिनके नाम पता हो, यूपी के हों जो? मेल क्रिकेटर जो यूपी के हैं, एक शायद रिंकू सिंह है, वो आईपीएल में खेलते हैं। मुझे नहीं पता इंडियन टीम में है कि नहीं, वो शायद अलीगढ़ के हैं, यूपी के। अच्छा, और सुरेश रैना, कुलदीप यादव, इनके नाम सुने हैं क्या? हाँ हाँ, ये गाजियाबाद वगैरह के तो हैं। ये यूपी के हैं। लेकिन जी। हमारे सामने फीमेल प्लेयर्स की जब हम बात करते हैं तो कोई भी ऐसी फीमेल प्लेयर जो जानी मानी हो उसका नाम नहीं आता यूपी से। हम्म। तो ये क्या रीज़न है कि यूपी में महिलाएं जो हैं वो स्पोर्ट्स में इतना नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रही हैं जितना मेल्स कर पा रहे हैं? मैम इसके कई रीजंस हैं, क्योंकि विमेन की एजुकेशन ही पहली बात थोड़ी सी, मतलब टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इतनी अच्छे से प्रमोट नहीं की जाती है। तो स्पोर्ट्स तो थोड़ी और मतलब हॉबी की तरह एक चीज हो गई, तो उसको फैमिली से प्रमोशन नहीं मिलता है और गवर्नमेंट से इंसेंटिवाइजेशन नहीं मिलता है। तो इसकी एक मतलब कमी है। और गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एक कोई प्लेयर थी, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, उनको शायद डीएसपी की जॉब ऑफर हुई थी, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ऐसे अगर हम स्टेप्स और वाइड रेंज पे करें तो फिर लड़कियों को भी काफी इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि वो निकले, क्योंकि उनको घर वालों को भी लगेगा कि बाहर जाके खेलेगी तो ये घर का मतलब क्या बोलते हैं, वो घर चला पाएगी। तो सिर्फ पढ़ने से नहीं, खेलने से भी अगर वो ऐसा मतलब कर हमको पाएंगे, इंसेंटिवाइजेशन। रोल मॉडल्स लेकर आने की ज़रूरत है। हाँ, रोल मॉडल हमें क्रिएट करने की जरूरत है। अच्छा, तो यूपी गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं इस दिशा में वो लगते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री हैं कि और प्रयास करने की ज़रूरत है? थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है, बट मुझे ऐसा लगता है बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में भी अच्छा ही हम प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि काफी मुझे लगता है 1-2 करोड़ रुपए भी दिए जाते हैं जो प्लेयर्स किसी कॉमनवेल्थ या किसी गेम में गोल्ड या एटलीस्ट सिल्वर लेके आते हैं। तो कर सकते हैं, और हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो रहता ही है, बट प्रयास मेरे हिसाब से अभी सेटिस्फैक्टरी है। अच्छा, सेटिस्फैक्ट्री है। अच्छा, तो ये बताओ, अभी ये काशी विश्वनाथ का कोई कॉरिडोर बनाया गया था क्या? यस मैम, हाँ बन रहा है शायद। ठीक है, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि उसका कोई आसपास का क्षेत्र है जिसमें लोगों को हटाया जा रहा है वहाँ से। ठीक है, तो लोग उसको हम्म। अपोज कर रहे हैं कि उनको हटाया जा रहा है और रिहैबिलिटेट नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली, क्योंकि रोड्स को वाइडन करना है। तो मुझे ये बताओ कि अगर एसडीएम नियुक्त कर दिया जाता है तो ऐसा क्या प्रयास करोगे कि लोग भी वहाँ के सेटिस्फाई हो जाएं, और जो हमारा सरकार का प्रयास है कि रोड वाइडन हो सके ताकि टूरिज्म और बेटर चीज़ें हो सके, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इस दिशा में? इस दिशा में ये मेरे द्वारा स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि लोगों को अपनी जो उनकी भी जो होमलैंड या उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उससे काफी अटैचमेंट होता है। तो मैं उनको कहीं दूर ना बसाकर वहीं आसपास किसी एरिया में कोशिश करूंगी कि उनका लेकिन पहले बनारस तो रिहैबिलिटेशन ऑलरेडी इंश्योर इतना हो। ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, इतनी गलियां हैं, आसपास कोई जगह ही नहीं है, कैसे करोगे? उसके लिए पहले मैं रिहैबिलिटेशन का ज्यादा मतलब उस पर फोकस करूंगी। आसपास की एरिया में अगर जगह नहीं है तो फिर किसी जो ऑलरेडी जो गवर्नमेंट लैंड्स होते हैं, जैसे कई मेट्रो स्टेशन हैं या कई जगह होती है जो खाली पड़ी रहती हैं, जैसे कि पीएसयूज होते हैं, उसमें काफी काफी लैंड खाली पड़ा रहता है। तो वो उस लैंड को रेंट पे लेके उनका रिहैबिलिटेशन आसपास किसी एरिया में करवाया जा सकता है, पहले लेकिन मैं वो इंश्योर करूंगी। वहां पर जो दुकानें हैं, जो दुकानदार हैं, उनका तो काम ही इसलिए चल रहा है क्योंकि वो काशी मंदिर के पास है। तो अगर वो दूर जाकर हम्म। रिहैबिलिटेट हो जाएंगे, वहां पर अपनी दुकानें खोलेंगे, तो आएगा कौन उनके पास? ये कैसे इंश्योर करेंगे आप? तो मतलब जो काशी मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा है, दैट विल बी मतलब दैट विल कवर अ ह्यूज एरिया। वो किसी छोटे किसी एक एरिया में स्थित नहीं होगा, तो वो इंटरलिंक करेगा कई मेजर चीजों को। मतलब काशी कॉरिडोर है तो उसके आसपास कोई और तीर्थ स्थल होगा, कोई मतलब आसपास कोई और मंदिर होगा या फिर कुछ और जगह होगी।
तो उसके आस-पास ही एक कॉरिडोर टाइप का एक हब जैसा बनाया जा सकता है, उसी में उनको मतलब जो मंदिर का रिलीजियस उनका एक हब बन जाएगा, वहीं पे वो फूल का या जो भी वो बेच रहे हैं, तो उनको वहाँ पे किया जा सकता है। कॉरिडोर क्या है? एग्ज़ैक्टली काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है, अभी जो बना हुआ है, वो किसको कनेक्ट कर रहा है? गए हो वहाँ पर? नहीं मैम, मैं तो नहीं गई हुई। ठीक है, पहले गई थी, अभी रिसेंट में नहीं तो गई। वो बेसिकली उन्होंने कॉरिडोर बनाया है, गंगा नदी को मंदिर से कनेक्ट कर दिया है और बीच के जितने भी हुँ, जगह थी उसको हटा दिया है, ठीक है? जितने घर थे। अब आस-पास के जो अभी बना है उसके बियॉन्ड भी वो एक्सटेंशन कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, हुँ। ठीक है? तो उस उन लोगों को अगर हमें रिहैबिलिटेट करना है, तो हम कैसे इंश्योर करेंगे कि उनके हित जो हैं, उनके इंटरेस्ट हैं, वो इंश्योर हो सके और वो उनको हम कैसे कन्विंस करेंगे? अगर हम कंपनसेशन भी देते हैं, तो कहीं न कहीं वो डिससैटिस्फाइड ही रहेंगे। उनको हम सैटिस्फाई नहीं कर सकते, तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं कि लोग सैटिस्फाई हो जाएँ? कि लोग खुश हो जाएँ कि नहीं भैया सरकार ने हमारे साथ सही किया। ऐसा क्या कर सकते हैं? मैम इस केस में ये कर सकते हैं कि हम उनको ये बताएँ कि अगर जैसे कि मंदिर बन रहा है, तो उससे भी उनकी प्रॉस्पेरिटी कहीं न कहीं लिंक्ड है। उसमें बहुत सारे उसके लोग आस मुस्लिम हैं, बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं जो वहाँ पर शॉप्स चलाते हैं। मैम इसमें रिलीजन का इतना वैसा एंगल मुझे नहीं लगता कि जब पैसे इकोनॉमी की बात होती है तब इतना रिलीजन का आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई मुस्लिम भी वहाँ फूल की दुकान खोले हुए है तो उसको भी तो पैसा मिल ही रहा है ना, अगर वो उसके पास दुकान खोले हाँ, हुए तो है। उसकी दुकान तो चली गई, उसको दूसरी जगह रिहैबिलिटेट किया जाएगा। अभी सरकार इतनी जल्दी उसको कॉरिडोर से कनेक्ट नहीं कर सकती, जो आपने पहले बोला। तो उनको फ़िलहाल के लिए हम कैसे सैटिस्फाई करें? हम क्या कहेंगे कि वो भी खुश हो जाएँ? वरना उनका तो घर-बार उनके पास रुपया कैसे आएगा? उनको हम एक्स्ट्रा मंथली कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं जब तक उनकी तो वो मतलब सरकार के रिहैबिलिटेशन ऊपर की प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा? सरकार ऑलरेडी क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सरप्लस बजट में है कि डेफ़िसिट है? रेवेन्यू सरप्लस है बजट यूपी का। तो क्या ये एक सही आइडिया होगा कि लोग जो ऑलरेडी सरकार के पास इतने खर्चे हैं और एक खर्चा और बढ़ा लिया जाए? उनका देखा जाए तो वो जो उनका मंथली एक्सपेंडिचर है वो तो अगर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई, तो कुछ ना कुछ तो सरकार को हम वेलफेयर बेस्ड इकोनॉमी है, तो हमें उन्हें कॉम्पेंसेट करना ही पड़ेगा, वरना वो रेडी नहीं होंगे और किसी को जबरदस्ती हम वहां से नहीं हटा सकते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अनएथिकल और अगेंस्ट रूल ऑफ लॉ हो जाएगा। तो उन्हें हमें मंथली कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा जो और जब मंथली रिहेबिलिटेशन कॉम्पेंसेशन दिया जा रहा है उससे वो सैटिस्फाइड नहीं है। उनको अब सैटिस्फाई कैसे किया जाए? वो कह रहे हैं कि हमको कम कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। उनको उनकी जो भी मतलब मंथली जो वो है उनका एक्सपेंडिचर, उसको हम क्या करते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से उनको हम दे सकते हैं, और उनको आसपास कहीं उनको शॉप सेटिंग में और बाकी चीजों में स्किल ट्रेनिंग वगैरह हम उनकी कर सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं देखो ये टेम्पल से रिलेटेड ये एक्टिविटीज हैं, आप इनको स्किल ट्रेनिंग करके जो भी ओडीओपी होगा बनारस का उसके थ्रू उनको लिंक करके उसमें एंगेज करवा अच्छा ये सकते हैं। ओडीओपी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या है इसका मतलब? कब आई हर थी ये डिस्ट्रिक्ट का योजना? ये 2018 में यूपी में आई थी, जापानीज मॉडल से इंस्पायर्ड है। अच्छा तो तो इसमें हुँ। तो वन डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट करते हैं जिसकी कैंपेनिंग थोड़ी मार्केटिंग करी जा सकती है ताकि वो डिस्ट्रिक्ट में वो प्रोडक्ट अच्छे से तो क्या मतलब ये सक्सेसफुल रहा है? हाँ ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है। कैसे? वन क्योंकि काफी सारे जो प्रोडक्ट है जैसे वो है प्रताप नगर है, सॉरी प्रतापगढ़ का जो आंवला है वो काफी मतलब उसको ऑनलाइन में भी मैं देख रही हूँ काफी उसको वो मिला है, मार्केटिंग बूस्ट मिला है बिकॉज ऑफ ओडीओपी कैंपेन। तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं वो काफी ग्लोबल मार्केट में थोड़े फेमस हो रहे हैं, तो एक तरीके से सक्सेसफुल है, ऑन ट्रैक है अपने जो गोल्स हैं उसके लिए। अच्छा तो ओडीओपी से इन्फ्लुएंस होकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ किया क्या? गवर्नमेंट की भी एक ओडीओपी स्कीम है, पहले तो शायद यूपी में ही थी, फिर उन्होंने बाकी स्टेट्स में भी लॉन्च करी है। उसके अच्छा, अवार्ड्स वगैरह मिनिस्ट्री भी ऑफ वो फूड मतलब प्रोसेसिंग देते वाली हैं। जो है उसने भी कुछ किया क्या? फूड प्रोसेसिंग का ओडीओपी हुँ। कुछ लॉन्च फूड किया क्या उन्होंने भी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है कि उन्होंने किया है कि नहीं, यूपी का याद है। ओके, ओके। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कौन से ऐसे 5 मेजर चेंजेज़ हैं जो तुमको लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में किए जा सकते हैं और उन पर अभी काम उतना नहीं हुआ है? अगर सीक्वेंस में बताना हो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? सबसे पहले मुझे लगता है यूपी में अभी जिस चीज की जरूरत है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर हम फोकस कर रहे हैं, बट हमें और भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम काम कर रहे हैं, वो भी करना है, बट इन सबको साथ में लेके चलना है। ये नहीं कि हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक जो रेस्ट रूम्स हैं या जो भी है इनको हम पीछे छोड़ दें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से ही इन्वेस्टमेंट आता है। तो उसी से हम, क्योंकि हम एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, तो हम जो गुजरात है उनसे हम इस लेवल तक कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट ना करें। जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगा तो उससे फिर हम ठीक है, सेविंग्स कर पहला सकते पॉइंट हो हैं। गया। नेक्स्ट। नेक्स्ट, पहला हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा मतलब स्किल ट्रेनिंग हमें काफी करने की जरूरत है, क्योंकि हम टूरिज्म पे अपना थोड़ा भी मॉडल बिल्ड कर रहे हैं कि टूरिज्म से हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। स्पेशली लास्ट ईयर में महाकुंभ ऐसे बड़े बड़े इवेंट हुए, अयोध्या राम जो टेम्पल है उसका इनॉग्रेशन हुआ। तो जो हमारी जो जैसे कि बाहर से लोग आते भी हैं, जैसे महाकुंभ में भी लोग आए, स्पेशली जो फॉरेन से आते हैं, उनमें ये होता है कि जो जो क्या बोलते हैं उन्हें, जो ठीक है, गाइड्स होते हैं या नेक्स्ट। टैक्सी वाले होते हैं, नेक्स्ट। वो, हाँ, वो नेक्स्ट पॉइंट। गाइड और टैक्सी वाले होते हैं, वो मतलब इतने ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, और स्किल ट्रेनिंग अभी इतनी अच्छी नहीं है, इवन ठीक है, इंडस्ट्री ये खुलेंगी भी तो पॉइंट हो गया। वर्कअप नहीं है। स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है, मान लिया। नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट, जैसे कि अभी इन्होंने बताया, तो वो हेल्थ पे भी काफी मतलब हमें वर्क करने की जरूरत है। डॉक्टर टू पेशेंट जो रेशियो है, पेशेंट टू बेड रेशियो है, इन पे फंक्शन हमें करने की जरूरत है। फिर उसके बाद हमें एजुकेशन पे काफी वर्क करने की जरूरत है। हमें एजुकेशन को एनईपी से, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग अभी हमारा प्रोग्राम आया है, इस तरह के हमें और प्रोग्राम लॉन्च करने की जरूरत है, ताकि हम सिर्फ जो रट्टाफिकेशन वाले को छोड़ के थोड़ा प्रैक्टिकल जो एनालिसिस बेस्ड एजुकेशन है उस पे फंक्शन करें। और फिफ्थ, मुझे लगता है हम स्पोर्ट्स पे भी फोकस कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, और बाकी हम स्पोर्ट्स पर भी फोकस कर सकते हैं, मतलब विमेन एम्पावरमेंट जो भी अभी ऊपर बोला था, तो वही। विमेन एम्पावरमेंट बोला गया? विमेन एम्पावरमेंट वो विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होता है उसको था, तो वो एक तरीके से विमेन एम्पावरमेंट का ही एक पिलर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ, सरकार के जो इस दिशा में प्रयास हैं उसको कितना रेट करोगे? सरकार विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए भी कर रही है, और उसके बाद जो तुमने और कौन से पॉइंट्स बताए थे? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल ट्रेनिंग, हेल्थ स्किल ट्रेनिंग। एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो इसमें जो सरकार के प्रयास हैं क्या वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है? सेटिस्फैक्ट्री है, बट हमेशा एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि हमारे आसपास कॉम्पिटिटर्स हैं। तो हमारी ऑल दो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, बट कहीं कहीं पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है, तो हमें थोड़ा सा उनसे कॉम्पीट करने के उससे हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। चलो, बढ़िया बढ़िया। कोई, जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, कोई इन क्वेश्चंस के डिफरेंट आंसर्स देना चाहेगा? कोई अपनी तरफ से बताना चाहेगा? जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं कुछ डिफरेंट उनको लग रहा हो कि नहीं हम ये बोल सकते थे, बेटर हो सकता है। मैम, ये जो अभी 5 मेजर इम्प्रूवमेंट की बात करी, इसमें सबसे पहले वुमेन सेफ्टी का आना चाहिए था प्रायोरिटी में, या वुमेन एम्पावरमेंट का आना चाहिए था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूपी ऑलरेडी बहुत काम कर रही है, हाईवे पे और अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हम विमेन बात कर सेफ्टी सकते पर भी हैं। लेकिन कर रहे हैं ना, विमेन सेफ्टी पर भी कर ही रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर कोई बात नहीं, मैंने प्रायोरिटी के लिए बोला, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपनी बात को इतना लंबा नहीं खींचना है, ठीक है? आधे टाइम वो आपको सेंटेंस कंप्लीट करने ही नहीं देंगे, वो नेक्स्ट पे बीच में ही पूछने लगेंगे, क्योंकि उनको लगता है जल्दी 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 करो, ठीक है? तो अपनी बात को थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखना है कि भाई उनको एक पॉइंट समझ में आ जाए, ठीक है? दूसरी बात, हाँ, विमेन सेफ्टी का अगर प्रायोरिटी में पूछा जाए तो मेरे हिसाब से भी टॉप पर आना चाहिए, बट अगेन इसमें हमारा कुछ भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है? जो हम अपने पॉइंट को जैसे वैलिडेट कर पा रहे हैं, जिस तरीके से रख पा रहे हैं, तो वो अपने आप में ठीक है, ठीक है? इसमें कोई ऐसा मॉडल आंसर नहीं है यहाँ पर, ठीक है? और कोई पॉइंट बचा तान्या? नहीं मैम, और तो उन सबने कवर कर दिए, मतलब ठीक है, काफी राहुल। अच्छा इशिता ने कवर करा। ठीक है, मैम, एक छोटा सा डाउट है मुझे हम्म। कि जैसे आपने अभी एक डीएसपी वाला क्वेश्चन पूछा था कि अगर आपको डीएसपी बना दिया जाए तो आप कैसे करेंगे, तो ये एसडीएम की क्या ड्यूटीज होती हैं, डीएसपी की क्या ड्यूटीज होती हैं, ये देखनी हम पड़ेंगी। कहाँ से ढंग से पढ़ सकते हैं कि जिससे हमें पता रहे कि अच्छा ये डीएसपी का काम है, एसडीएम का काम है? गूगल कर लो, गूगल कर सर्च करके मिल जाएगा, ठीक है? वरना मैं बता दूंगी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं।
लिख कर बता दूंगी, वरना ओके कोई एक ओके सेशन ले लूंगी, ठीक है। ड्यूटीज हमको पता होनी चाहिए कि भाई जो हम काम कर रहे हैं वो उसी रेंज में कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सुपर बिल्कुल हीरो मैम, बन गए, सुपरमैन बनकर हम सब कुछ बदल देंगे, वो तो नहीं हो सकता ना, यस मैम। ठीक है। राहुल बताइए। क्योंकि मैम कभी कभी ऐसे थॉट आते हैं कि वो डीएसपी बन के हमें काम करना है, पर वो पावर तो पीएम पे होनी चाहिए। हाँ, कि हम बता रहे हैं इसलिए सीएम वाले काम कि हम तो ये भी बदल देंगे, लेकिन डीएसपी के बाद इतनी यस मैम, पावर्स ही नहीं है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ये समझ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल मैम, हाँ थैंक यू मैम। हाँ। राहुल बताओ। राहुल हाथ उठाया ना आपने, कुछ बोलना है आपको? चलो। मैम एक पॉइंट जो मेरे को लग रहा था जो ऐड हो सकता था वो था एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में मतलब जो इशू है, मतलब ओवरऑल इनइक्वालिटी और फार्मर इनकम और जो भी चीजें हैं, तो वो एक पॉइंट है जो और ऐड हो सकता था, जहाँ पे हम बात कर हाँ, सकते थे। गुड बाकी पॉइंट। तो सारी चीजें बढ़िया थी। ऐड हो सकता था, बढ़िया, ठीक है। सुमन बताओ। मैम जो आपने क्वेश्चन पूछा था सबसे पहले कि जब डीएसपी बन जाता है तो मतलब सेफ्टी के मामले में औरतों में, तो ऐसा भी हो सकता है मैम जो स्कूल लेवल में बच्चियां हैं उनको फिजिकली स्ट्रांग करने, जैसे कराटा हो गया, ये सब चीजें, ताकि वो आगे उस पर मतलब पार्टिसिपेट करे, ताकि एक टाइम पे अगर कभी इशू होता है खुद से तो खुद कुछ मिनट तो अपने आप को सेफ करके रख सके। हाँ, वो उसने पॉइंट बोला था ना कैंपेन्स का, तो अब कैंपेन्स ओके ऑर्गेनाइज मैम, कर यही सब करना है, वर्कशॉप कर, ओके मैम, ठीक है। उसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में इस पॉइंट को ऐड कर देंगे, ओके ठीक है, मैम। ठीक है। इसके अलावा किसी का कुछ पॉइंट बचा? उमेश्वर बताओ। उमेश्वर पॉइंट तुमने नहीं, डाउट है इंटरव्यू दिया है मैम। ना? तुमने इंटरव्यू दिया है ना? नहीं मैम, दिया नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ बताओ। मैम डाउट ये है कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं जो फंसाने वाले, जैसे आपने उसमें कॉम्पिटिशन वाला जो क्वेश्चन था, हम्म तो मैम इसमें फिर जैसे हम लोग जो जैसे रिप्लाई देंगे उस पर सब लोग क्रॉस करते जाएंगे उसको, हम्म तो ये चेन मैम कैसे ब्रेक होती है? वो चेन उनके ऊपर है, वो चेन चाहेंगे तो ब्रेक कर देंगे, वरना फंसाते ही रहेंगे। तो तुम्हें थोड़ा सा कामली एंड में होते हुए अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है, फिर देखना है कि अगर नहीं मान रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं अपनी बात को ही कर रहे हैं, थोड़ा शांत हो जाना है, तो अपने आप को नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, हाँ ठीक मैम, है। क्योंकि एक्चुअली जैसे 2-3 क्रॉस क्वेश्चन के बाद फिर वो नर्वसनेस आने लगेगी, फिर हाँ, वो बिल्कुल नर्वसनेस आएगी, और उनका यही कोशिश ही होती है कि सब लोग बोलने लगे, पता चले ये भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, तो समझ ही नहीं आएगा बताएं क्या, जो बोल रहे होंगे वो भी भूल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही हमको सोचना है कि जो हम पॉइंट बोल रहे थे उस पर टिके रहना है। अगर हमको लग रहा है अपनी बात सही तो उसी को बोलते रहना है कि नहीं हम प्रयास करेंगे, जैसे उसने बोला इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स को थोड़ा सा बोल कर, और कॉम्पेंसेशन में हम क्या कर सकते हैं, बताओ क्या इसका आंसर होगा कि हम सेटिस्फाई कैसे करें लोगों को? एक्चुअली मैम एट एक्सटेंट तो मैम सेटिस्फाई नहीं कर सकते उनको लॉन्ग टर्म में, लेकिन हम जैसे जब सेटिस्फाई तो हमको करना पड़ेगा ना, हम उनसे बात करें। सेटिस्फाई करने का एक सबसे अच्छा हाँ तरीका क्या हो मतलब सकता है? बात करके कि लॉन्ग टर्म में जब प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा तो आसपास जो हाँ, मार्केट्स वगैरह उनको होंगी वहां पे समझाने की उनको कोशिश रिलोकेट करें, कर देंगे। जो हाँ कम्युनिकेशन गैप है उसको कम करें। जब तक हम उनको समझाएंगे नहीं तब तक वो समझ ही नहीं पाएंगे, वो रोते ही रहेंगे अपना। तो कॉम्पेंसेशन को वो मान जाएं, इसको सेटिस्फाई करें। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको बातचीत कर उनको समझाया जाए, ठीक है। जैसे उसने बोला था परसुएड किया जाए, वो एक अच्छा आंसर हो सकता है, और इसी पर टिके रहना, इसके लिए क्या ही कह सकते हो। लेकिन वो फंसाते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे कि नहीं कंपनसेशन से नहीं होगा, वो अपनी बात में टिके रहते हैं, ठीक है। तुमको भी स्विफ्टली एंड सॉफ्टली अपनी बात को कह देना है, फिर लग रहा है कि नहीं टिके तो फिर मुस्कुरा के बात को खत्म कर देना है, ठीक। ठीक मैम है। एक और डाउट था कि मैम क्वेश्चंस जो होते हैं मैम इसी सारे जनरल जो टॉपिक्स होते हैं इन्हीं के राउंड हो गए, जो न्यूज में है जनरल चीजें सारी यही। बिल्कुल मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यही होते हैं। कभी कभी तो घर से पूछने लगते हैं कि अच्छा कौन सी किताब पढ़ी, मतलब नहीं जनरल जो तुमने कहा ये हाँ क्या हाँ पूछ लिए, तो मतलब जनरल लाइफ से ही होते हैं, और नॉर्मल वो पढ़ करके आते हैं। हमें उनकी साइकोलॉजी समझो, वो न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, वो हमारी तरह पढ़ाई थोड़ी ना कर रहे हैं। वो न्यूज़पेपर में जो चीज़ें देखते हैं उन्हीं से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। और ये ठीक। प्रेसिडेंट ट्रम्प, टेरिफ वॉर, ये सब तो बहुत परमानेंट चर्चा में है, हम्म। तो ये वाले तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ठीक। हाँ, ओके, कौन बचा? शिवानी। मैम, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। मैम मुझे ये पूछना था, आप अभी कुछ क्वेश्चंस में आपने पूछा था कि हमें गवर्नमेंट को कुछ पॉइंट्स पे मतलब उनको परसेंटेज देना है कि कितना सेटिस्फैक्टरी नहीं है, देना या है फिर परसेंटेज, तो क्या नहीं ये देना सही है, होगा? इसको घुमा देना है अपनी बात को, ठीक है। परसेंटेज में अगर बता दिया कि भाई हम 15-20%, तो फिर हम अपनी बात को ही, अगर एकदम ही ना माने तो फिर भाई बोल दो कि हाँ 5-10% हम कह सकते हैं, लेकिन तब भी लेकिन से कि इंडिया इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो तो ग्लोबल सिनेरियो में जो उसने एस जयशंकर को ऐड कर रहे हैं, तो हम भैया लगाएं ऑनरेबल हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है।
सर ना लगाओ वो चल जाएगा, लेकिन ऑनरेबल ऐसे कर कर बोलो, और परसेंटेज एकदम लिमिटेड कर कर, वो भी लास्ट रिजॉर्ट है कि नहीं भाई वो पीछे पड़ जाएंगे, नहीं परसेंटेज बताओ तब, वरना जब तक हो सके तब तक अवॉइड करना है, अपनी बात को कहने की कोशिश करनी है, लेकिन परसेंटेज एग्जैक्टली नहीं बताना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पीछे पड़े हैं तब भी हम नहीं बताना है, तो फिर वो गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है, तो उनको गुस्सा भी नहीं करना है, तो हम 5-10% बता दें कि हाँ कह सकते हैं, लेकिन वो ग्लोबल सिनेरियो में इंडिया के अपने इंटरेस्ट हैं, इस लाइन को जोड़ते हुए बता सकते हैं, ठीक है। मैम एक में और आपने पूछा था कि रेटिंग अगर देनी है, रेटिंग देनी है अगर जो है जो वुमेन सिक्योरिटी और बाकी चीजों पे जो यूपी काम कर रहा है, तो उसमें भी परसेंट मतलब क्रेडिट देना या रेटिंग देना उसमें ठीक अच्छी होगा? रेटिंग दे दो, यहाँ पर हमको अच्छा पॉजिटिव वाली चीज़ देनी है ना, उसमें भी पहले एकदम से ना दे दो कि उन्होंने बोला और हमने तुरंत रेट कर दिया, ठीक है, कि हम एकदम प्लान करे बैठे थे, हम उसमें भी कहानी बताएंगे, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि हाँ रेटिंग हम दे सकते हैं कि मान लो 5 में 3 हमने पॉइंट बोल दिए, क्योंकि इसमें अगेन इंप्रूवमेंट का स्कोप है और अभी इम्प्लीमेंटेशन शायद उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया है, ठीक है। इस तरीके से हम अच्छी चीज़ में रेटिंग देने में फिर भी उतना नहीं झिझकेंगे जितना हम खराब चीज़ में झिझकेंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, तान्या हाथ उठाया आपने। यस मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी, इशिता ने वो बहुत अच्छे से हैंडल करा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में, आप उसको फंसाने की कोशिश भी कर रही थी मे बी, पर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके अकॉर्डिंग उसका आंसर क्या होता, मैंने जो again- रिहाब करते कैसे, देखो मतलब वो compensation, बाकी ऑप्टिमम उसने- सॉल्यूशन क्या होता उसका? उसने जो आंसर दिया वो सही था, बस कंपनसेशन वाले में वो उतना सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे पाई कि लोगों को कम वो कैसे करेंगे कन्विंस, ठीक है, तो वो मैंने कहा कि लोगों से कम्युनिकेट कर करेंगे, बाकी उसने जो प्रयास किया दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। बस इशिता बीच में अंग्रेजी और हिंदी एकदम से नहीं मिक्स कर देनी है, वो हमारे जेंजी नहीं है, ठीक है। हाँ मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इंग्लिश में दे सकते हैं क्या, क्योंकि वो इंग्लिश मतलब इंग्लिश के टर्म्स यूज करो, लेकिन एकदम से सेंटेंसेस पर आ जाओगे कि नहीं एकदम से, ओके, तो फिर वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लगने लगता है, थोड़ा सा फॉर्मली बोलना है, ठीक है, और थोड़ा सा वो पॉजेस, थोड़े एंग्जियसनेस होती है ना, तो वो इसमें मैं समझ रही हूँ, भड़बड़ाहट लेकिन हम प्रैक्टिस तो उस हिसाब से कर सकते हैं ना, ओके प्रैक्टिस मैम। करने में। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको पॉजेस के साथ बोलना है, हम ऐसे नॉन स्टॉप बोलते हैं, ठीक है, पॉज लेकर थोड़ा सा ठहर Okay. ठहर कर बोलने की कोशिश करनी है। मैं भी बहुत जल्दी बोलती हूँ, लेकिन ट्राई करना है, ट्राई, ये एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। ओके 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 मैम। ओके मैम। ठीक है, आदिति बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम मुझे ये पूछना है कि मुझे एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा काफी होता है, नर्वसनेस में मेन डे ऐसे एग्जैक्ट टर्म्स या डेटा मुझे नहीं याद आता, आई मीन मेरी मेमोरी धोखा दे देती है, बट तो एक इंटरव्यू में मतलब कितना बैलेंस्ड वे में और डिप्लोमेटिक वे में बोलना हो तो भी हम एकदम एग्जैक्ट चीजें नहीं बोल सकते, तो क्या एक तरह से बैलेंस प्रैक्टिस में हम लोग मतलब करें कि जनरलाइज चीजें भी बोलें और थोड़ी सी एग्जैक्ट चीजें भी बोलें मतलब आंसर में? देखो ये प्रीलिम्स और मेंस नहीं है, यहाँ पर डेटा बताना ही नहीं है। जब एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी भाई अपनी पॉइंट को वैलिडेट करना है और हम श्योर हैं कि उससे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो हम रेडी हों, तब हम डेटा बताएं। अदरवाइज नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ही हमको अपनी बातों को समझाने की कोशिश करनी है, ठीक है। और हम सही बोल सके उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। यहाँ पर भी आप में से मुझे लगा था ज़्यादा लोग बोलेंगे, बहुत सारा टाइम चला जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने कोशिश करी। ज़्यादा बोलना चाहिए भाई, फ्री में मौका मिल रहा है बोलने का। और मैं जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर। मैं ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रही हूँ कि जो हाइपोथेटिकल हो, सिमिलर लाइन्स पर ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जब चेहरा नहीं दिख रहा है, बोलोगे यहाँ पर नहीं, तो वहाँ कैसे रेडी होगे? और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत बोलोगे कौन सी बेइज्जती हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ट्राई तो करो एटलीस्ट। तो प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू परफेक्ट, कि आप वहाँ पर बिना घबराए अपनी बात को सही से रख सकें, ठीक है। एंड मैम जैसे कभी कभी मॉक्स में देखा है कि दे आस्क मतलब लिटरेसी रेट कितना है यूपी का, एंड आई नो कि एकदम ऐसे बेसिक्स है, बट अगर नहीं आता है या गलत कोई बात नहीं बोलना चाहिए तो बस मना कर सकते हैं ना वहाँ पे? सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनको पता है यार प्रेशर में है इंसान, वो भी तो इंसान है, समझ ही रहे हैं। बोल दो कि सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहे, देख लेंगे घर जाकर, बस। एंड मैम एक चीज और मुझे पूछनी है, मतलब एटलीस्ट जो एक्चुअल इंटरव्यू सिनेरियोज है उसमें वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करनी होती है, तो मतलब वो भी कैसे ध्यान रखे कि नोइंगली अननोइंगली ज़्यादा ना हो, किन चीज़ों पे स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है? देखो वो पूछेंगे ही नहीं तुमसे, जैसे मॉक वाले पूछते हैं अपने बारे में बताओ, ठीक है, तो वो अपने बताएंगे कहाँ से पढ़ाई करी, वो ऐसे ही शुरुआत करते हैं। अपना नाम आपको बताना नहीं, कोड दे दिए, फिर पूछेंगे कहाँ से पढ़ रहे हो, कुछ नौकरी वोकरी कर रहे हो कि नहीं, तो वहीं से ही कॉन्वर्सेशन शुरू होगी। बस ये ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए अपने बारे में बताओ, तो अपना नाम नहीं बताना है, कहाँ से आ रहे हो ये नहीं बताना है। अपने बारे में हमें शुरुआत करनी है अपनी पढ़ाई से, और जो नौकरी कर रहे हैं वो,
और उसके बाद एक्स्ट्रा अगर पूछें तो अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट। और जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं रियल इंटरव्यू में, उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि अब वो लोग भी फैक्ट्स थोड़ी ना रट के बैठे होते हैं, और अगर वहाँ पर जाके कुछ बताओगे फैक्ट तो उनको भी तो पता होना चाहिए, तभी तो सही चेक कर पाएंगे। जो मॉक वाले हैं वो तो लिस्ट लेकर बैठे हैं, उनको पता है सही बता रहे हो कि गलत। तो वहाँ पर जो चांस होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का वो रेयर होता है। अब पूछ लिया जाए तो वो डिफरेंट, मतलब इट विल बी लाइक एन एक्सेप्शनल केस, अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे लिटरेसी रेट और ऐसे फैक्ट्स पूछें। चांस की बात है पूछने वाली, ठीक है। जी मैम। एंड मैम फैमिली बैकग्राउंड वगैरह भी कैसे, कितना मतलब फैमिली if they ask? नहीं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड से पता चल सकता है कहाँ से आ रहे हो। उनको धर्म नहीं जानना है हमारा, ज़्यादा फैमिली बैकग्राउंड बताओगे तो कहीं ना कहीं इंसान को आइडिया लग जाता है, जी जी। ठीक है। तो वो फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं पूछते हैं, पढ़ाई और नौकरी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वही पूछते हैं। ओके मैम, जी थैंक यू। प्रिया बताइए। मैम मुझको 2 चीज़ पूछनी थी। एक ये पूछना था कि जैसे एकदम दिमाग ही ना काम करे, सन्नाटा छा जाए जैसे कभी-कभी, तो अब जब मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, अब सडनली मैं चली जाऊँ इंटरव्यू ही देने, तो मतलब बहुत साल हो गए मुझे घर से ही कर रही, तो फिर ऐसे में कैसे करूँ? बहुत, अब आप यहाँ बात करिए, मुझे उसमें भी डर लग रहा है, जबकि मैं आंसर राइटिंग में इतना वो नहीं लगता है। तो ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ समय इशिता ने इतना अच्छा बोला, और पहले जो उन्होंने बोला वो साक्षी ने। बहुत अच्छा आंसर दिया इन लोगों ने, मुझे तो अभी से डर लगने लगा। आप इंटरव्यू और दे चुकी दूसरी है ना? नहीं दिया है हाँ क्या? मैम, इंटरव्यू नहीं दिया है मैं, मेरा मेंस हुआ है बट इंटरव्यू तक नहीं पहुंची हूँ। मुझे नहीं पता था ये सेशन जिन्होंने इंटरव्यू दे चुका है उनका है। नहीं नहीं, तो उनका मैंने नहीं है। मैं तो अच्छा, मुझे लगा आप जैसे कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो कि पहला तो यही हो गया कि कॉन्फिडेंस में तो अभी से कांप रही हूँ। अरे और रे, दूसरी बात इतना नहीं डरते हैं। ऐसे अ, सोचो ना कि घर के जो सास ससुर हैं, बड़े वाले हैं ना, तो उनसे नो मैम, यही तो प्रॉब्लम, मेरे लॉस नहीं है, मैं अकेली हूँ। कोई बड़ा बुजुर्ग घर में होगा, उन्हीं को समझ हाँ, लो कि उनसे बात ऐसे करनी तो है तो बहुत बड़ी फैमिली है बट मैं हाँ अकेले हूँ। हाँ, तो उनसे तो जब बात करते हो तो इज्जत से करते हो कि नहीं? जब वो बात यस करते मैम, हैं तो उनकी बात हम सुनते हैं कि भाई सही बोल रहे हैं, यस फिर हमको मैम। इनको अपनी रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए सोच कर थोड़ा सा जवाब देना है, ठीक है। मैम वैसा वो ही तो उनको गाँव समझो। वालों को हैंडल करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, हाँ तो तो आप वैसे, जा तो वो भी वैसे गांव ही वाले ही हैंडल है, कौन वो बड़े शहरी है। वहाँ लोग बहुत। और दूसरा ये था कि जैसे मैं मैरिड हूँ, तो क्या मेरे से, क्या उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, पूछ उसके सकते लिए हैं। क्या स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी? ऐसा कुछ स्पेशल नहीं करनी पड़ेगी। मैरिड में तो ज़्यादा थोड़े से इजी रहता है कि अच्छा आप पूछ सकते हैं पति क्या करते हैं, ये पूछ सकते हैं कि अच्छा कितने बच्चे हैं, नॉर्मल क्या जिम्मेदारियां हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हो। यस तो मैम। मैरिड वालों को तो थोड़ा सा बेटर हो जाएगा कि नहीं, थोड़े से जनरल चीज़ों में ही शायद निपट जाए, उसके चांसेस रहते हैं। नहीं मैम, दीदी का मेरे था, उसको भी बेबी था, तो उससे तो बहुत ही टफ टफ पूछ लिए थे, हाँ वो तो वही ना। साइंस में चले गए थे, हाँ तो वही मुझे वो तो लग अब रहा चांस की बात है, क्या हो जाए वो तो भगवान ही जानता है उस दिन क्या होगा। लेकिन था। जनरल केस में तो वो कंडीशन, बाकी डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये समझ कर जाओ हम इंसान है, वो इंसान है, ठीक है। तो जब वो इंसान मैम तो लगता है, बट रूम में घुसो तो फिर भाई वो चीज, वो मोमेंट जब रूम में घुसो ना तो सारे सारे मतलब हाँ वो कर्म एक आदमी तरफ हो हाथ जाते हैं। यस मैम, वो तो उसी सबसे वजह से। डेंजरस मूवमेंट है, मतलब वो उससे डेंजरस कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब यही है कि ओवरकम तो करना पड़ेगा, रूम में एंटर तो करना पड़ेगा। जब तक रूम में एंटर नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो इट इज़ लाइक लेट इट गो। जब घुस जाओगे एक बार तो अपने, वो जो घुसने का पॉइंट होता है ना कि भैया हम कैसे घुस रहे हैं, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। फिर एक बार बैठ जाओगे ना और कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी तो नॉर्मलाइज हो जाता है इंसान। जैसे हम प्रीलिम्स में बहुत डरते हैं कि हम मेंस में बहुत डरते हैं, लेकिन फिर हम एक बार जब पेपर लिखने लगते हैं तो हम डर भूल जाते हैं। हम लिखने में भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? भूल जाते हैं जनरल कंडीशन में। अब कोई एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, ठीक है प्रिया, भूल जाती है ना? यस मैम, भूल ही हाँ जाती। हाँ, तो वैसे ही वहाँ पर भी होगा। घुसने में सबसे ज़्यादा डर लगेगा, वहाँ पर एक बार बैठ जाओगे तो लगेगा यार नॉर्मली है, इतना कुछ नहीं है। यही सोच कर जाना है कि भाई नॉर्मल है और भगवान हमारे साथ है, अच्छा करेंगे। बस यही काम आता है और कुछ काम नहीं आता, ठीक है। यस मैम, ठीक। बाकी डरिए मत, अगली बार मैं पूछूंगी आपसे। दो मैम, मैं अगली बार खुद ही बताऊंगी, ट्राई हाँ करूंगी। वेरी गुड वेरी गुड। अब एक बार कैमरा खुलवा कर पूछूंगी, रेडी होकर आना सब। यस मैम। ठीक है। शैलेंद्र बताइए। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैंने सेशन एक्चुअली लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन हो चुका है कि नहीं। हो चुके हैं। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम जब जाते हैं इंटरव्यू में तब हमें तो नाम वगैरह नहीं बताना होता, बट उनके पास क्या नहीं हमारी डिटेल्स होती हैं, मतलब जो टैफ वगैरह भरते हैं नहीं नहीं उसकी नहीं, डिटेल्स उसमें रहती है उनके उनके पास? पास हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड वाला जो फॉर्म भरते हो ना मेंस के बाद, वो वाला होता है। और नौकरी वोकरी कर रहे होते हैं वो होता है। उनको हमारा नाम नहीं पता होता है, ना ही हम कहाँ से आए हैं, किस जिले से, ही पता होता है।
ये नहीं होती है। मैम जो जो डिटेल्स भरेंगे अगर उनके पास है तो उसमें नाम वगैरह भी तो रहता ही होगा ना डिटेल्स में। देखो मतलब जो बाहरी दुनिया को बताया, अभी अंदरूनी वो अपना आपस में बांट रहे हो तो नहीं पता, लेकिन बाहरी दुनिया के हिसाब से उनको डिटेल्स नहीं दी जाती हैं। उनको सिर्फ कोड के हिसाब से कोड चलता है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगी शैलेंद्र, सुन लीजिएगा। कोड दिया जाता है जो आपको वहाँ जाकर उनको पकड़ा देना है। तो उनके पास भी उस कोड की एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसने कहाँ नौकरी कर रहा है, ठीक है, ये वाली चीज़ें उनके पास होती हैं। ठीक है, अब अंदरूनी वो पकड़ा देते हो अंदर, तो आई डोंट नो। ठीक है, कोड के बेसिस पे चलता है। ठीक है मतलब एजुकेशन डिटेल्स वगैरह और ईयर कब किया कब हाँ, नहीं ये क्या सब करोगे बहुत ये सब। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। रुचि बताइए, थोड़ा सा जल्दी पूछ लो। गौरव, जब तक रुचि नहीं बता रही तब तक गौरव। हेलो हाँ हाँ बताओ। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मुझे भी सेम यही क्वेश्चन पूछना था, मतलब कि मैरिड के बाद में मैम बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब फैमिली के लिए लेके और मतलब बच्चों को लेके, तो अपने आप में स्टडी करना ही एक बहुत बड़ा मतलब हम लोगों का हो जाता है कि कैसे कैसे हम क्या करते हैं, अपना पूरा मतलब नींद वगैरह सब कुछ त्याग देना पड़ता है। तो सही बात है। बस वही पूछ रहे थे जी कि मतलब एजुकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने सोशियोलॉजी से एमए वगैरह कर रखा है, तो वो भी मतलब कुछ ऐसा कुछ पूछेंगे मैम क्या वहाँ पे? हाँ, एजुकेशनल बैकग्राउंड से पूछते हैं, लेकिन अगर हमें काफ़ी साल हो गए हैं, शादीशुदा हैं, तो कह दो कि हम उसको नहीं देख पाए हैं, वो चीज़ें अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है तो इसलिए हमको नहीं याद है। तो ऐसा कुछ अगर हमने मना कर दिया वहाँ पर तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, बस हमको पोलाइटली मना करना आना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है अगर हमें काफ़ी साल हो गए। जो लोग तुरंत तुरंत ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं कि भाई 2-3 साल में, वो ये क्वेश्चन का आंसर अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग मैरिड हैं, शादी को ग्रेजुएशन को टाइम हो गया, वो ये कह सकते हैं। बाकी फिर भी बेसिक अपनी ग्रेजुएशन का देख लेना, क्या सब्जेक्ट्स में किए हैं। ठीक है, अब उनको ज़रूरी नहीं है वहाँ पर कोई जूलॉजी से एमए कर बैठा हो, तो उनको खुद ही इतना नहीं पता होगा। ठीक है, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, ऐसा नहीं जूलॉजी के जो सब्जेक्ट्स थे उनको पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, जी जी तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ओके, नहीं थोड़ा सा लगता है मैम, थोड़ा डर लगता है अंदर से, डर मतलब तो लगता ही है, डर लगने वाली चीज़ है इंटरव्यू। मैंने टेलीग्राम पर भी आपको थोड़ा सा बताया था अपने बारे में, मतलब एक अजीब सी मतलब होता है, पहले तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो तो सब हो जाएगा, डोंट वरी, सब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ताने भी सुनना पड़ता है ना। कोई बात नहीं, ये मैरिड लोगों की समस्या नहीं, ये हर इंसान की समस्या है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, चीज़ें हो जाती हैं, हम थोड़ा लगे रहेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, परेशान नहीं होना है बस। ठीक है, जी, और मैम मैंने ना मेंस का थोड़ा मतलब आपने यहाँ राती साइड मुझे ज्वाइन किया है, तो मेरा मतलब 5 क्लास मिस हो गई है ना, तो अभी मैं उसका मतलब बता दूंगी, आपको पर्सनली बता दूंगी। ठीक है, अभी ये जी इंटरव्यू जी वाले क्वेश्चंस ले लूँ, डोंट वरी, उसका मैं आपसे पूछिएगा, जो भी चीज़ें आपकी मिस हुई हैं मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, गौरव बताइए। हेलो हाँ गौरव। मैम, मुझे थोड़ा ये आई कांटेक्ट के बारे में आपसे पूछना था। जैसे ये एक होता है, कई लोगों का मिथ होता है कि आप जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ उससे आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, या पूरे बोर्ड के साथ आपको साइमल्टेनियसली उनको एड्रेस करते हुए चलना है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हुए। तो इसमें आपका क्या पर्सनल एक्सपीरियंस था या आपकी देखो, एडवाइस? अगर देख सकते हो कि सबको एक बार नज़र घुमा लो तो देख लो, लेकिन कई बार जब सबको चारों तरफ देखोगे तो अपनी बात बोलने में कंफ्यूज हो जाओगे, बोलते बोलते बड़बड़ा जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। तो हम इसलिए इसको करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जिससे बात कर रहे हैं उसको देखो, लेकिन अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम इनसे बात करते करते एक बार नज़र घुमा सकते हैं चारों तरफ, तो वो एक अच्छा तरीका है, वो किया जा सकता है। मगर क्योंकि हमें इतना डर लगता है और हम अपनी बातों को कई बार सही से रख नहीं पाते, उसमें हम आंखें घुमाएंगे तो हमारा कंसंट्रेशन ही बिगड़ जाएगा, उस केस में हमको ये नहीं करना है। ठीक है, ओके मैम, एक क्वेश्चन और था आपसे कि जो कुछ ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपसे बोल दिया कि आप एक सिविल सर्वेंट की 5 क्वालिटीज को आप प्रायोरिटी में रैंक करिए, या आपके अंदर 3-4 ऐसी क्वालिटीज बताइए जो प्रायोरिटी में रैंक करिए। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इनमें क्या कोई ऐसे सेट स्टैंडर्ड या पैटर्न का ध्यान रखना चाहिए, या हम
अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जिसको हम जस्टिफाई कर सके, कोई भी प्रायोरिटी बता सकते हैं। अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो स्टैंडर्ड तरीका हो, ऐसा कुछ सेट पैटर्न नहीं है जिसको हमें फॉलो करना है, ठीक है? अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और जो लग रहा हो मेजॉरिटी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सही है, उस पर जा सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो हमको जब हम कहानी ज़्यादा बताने लगते हैं कि ना हम एक पॉइंट को वैलिडेट कर रहे हैं, तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं होते हैं सुनने में, ठीक है? तो वो काट देंगे बीच में, ठीक है? मैंने इशिता का काफ़ी सुन लिया, लेकिन वो इतना नहीं सुनते, ठीक है? मुझे लग रहा था उसकी बात Yes, सुने, ma'am. लेकिन वो लोग इतना नहीं सुनते हैं, वो काट देंगे, ठीक है? उनको थोड़ा सा सीधी बात चाहिए, ओके, थैंक यू। ठीक है? कौन बचा, किससे नहीं पूछा? राहुल बचा क्या कुछ पूछने के लिए? जिसने क्वेश्चंस पूछ लिए हैं वो हाथ नीचे कर लीजिए ताकि मुझे कंफ्यूजन ना रहे। साक्षी बताओ। मैम ये पूछना था कि जैसे आप अभी बोल रहे थे कि 1-2 वीक मतलब जब भी मेंस का रिजल्ट आएगा तो 1-2 वीक में इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। तो जैसे हम लोग अभी से क्या करें? जैसे लग रहा है शायद आ जाए इंटरव्यू कॉल, तो अभी से क्या करें? कुछ तैयारी वगैरह करते रहें या फिर अगला हाँ, जो अब मेंस करो। है उसमें लग नहीं नहीं नहीं, हाँ? अब मेंस तो अगला करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिन लोगों ने 2024 का दिया है और भगवान की दया से जिनका ये प्रीलिम्स निकल रहा है, उनको अब मेंस तो पढ़ना ही है, लेकिन अब इंटरव्यू भी प्रिपरेशन करने लगो, क्योंकि अब एग्जैक्टली नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, लेकिन अभी नहीं करोगे तो फिर टाइम भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो थोड़ा सा करंट मैम अफेयर्स जैसे हम्म मैम जैसे थोड़ा जैसे आपने क्वेश्चन आज पूछ लिया तो हम लोग का थोड़ा दिमाग खुला, ऐसे अकेले अकेले करते रहते हैं तो समझ में ही नहीं आता। तो जैसे आप थोड़ा ऐसे डेली कुछ कर दीजिए हम लोग की हेल्प। डेली नहीं, वीकली करते हैं, ठीक है? वीकली रखते हैं, अच्छा। ठीक है? वीकली सेशंस रख लूँगी, तो मैं भी क्वेश्चंस की क्वालिटी थोड़ा सा ढूंढ कर रख पाऊंगी बेटा। रोज रोज में तो फिर वो तुम लोग भी फिर हल्के में लेने लगोगी, रोज ही पूछती है, ठीक है? हाँ मैम, एक वीक में रहेगा ना तब भी थोड़ा दिमाग खुलेगा, अपने में तो पता नहीं कहाँ कहाँ हाँ खो नहीं जाते नहीं, हैं। वीकली सेशंस रखते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो फिर वीकली रखते हैं। तो मैं अभी थोड़े से क्वेश्चंस जैसे पूछे जाते हैं वैसे बना कर रखूँगी, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम। ठीक है, चलो। और किसका बचा? शिवानी कुछ बचा क्या अभी भी? हाँ मैम, एक और चीज पूछनी है मुझे। मैम मेरा ग्रेजुएशन 2020 में हो गया था, उसके बाद से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ 21 से। तो मैं बीच में कोई जॉब या कुछ और नहीं कर रही हूँ, तो ये नेगेटिव में जा सकता है क्या? मैं उसके पहले यूपीएससी कर रही थी, पीसीएस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। 2020 ही है ना, 3 ही 4 साल हुए। कौन सा साल चल रहा है भाई? मैम कोई 5 बात साल होने को है। 4-5 साल इतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जनता जाएगी वो 4-5 साल तो लगा ही रहती है। कोई प्रॉब्लम नहीं। 4-5 साल से ज़्यादा, अब 7-8 साल हो गए हो, 10 साल हो गए हो, तो फिर बताना पड़ता है कि नहीं भैया हमने कुछ और किया, ठीक है? तो इसकी 4-5 साल इज ओके, इतना प्रिपरेशन में टाइम लग जाता है। ओके मैम। ठीक है, इशिता। मैम मुझे ये पूछना है, जैसे कि वो अगर ये पूछते हैं कि आपने कहाँ से स्कूल किया है, तो वो तो उनको पता ही चल जाएगा ना कि मैं कहाँ से हूँ। हाँ, वो पता चल जाता है, वो पता चल जाता है। तभी वो, जैसे आप कोई बताएगा कि लोकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी की अगर उन्होंने पूछ ली, तो उस यूनिवर्सिटी की लोकेशन से गेस कर सकता है इंसान, ठीक है? तो वो चीज़ें तो हाँ, वो ऑब्वियस है, वो पता चल जाएगा, उसकी टेंशन और नहीं है। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे कुछ हॉबीज का मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि अगर जो मेरी एक्चुअल रियल हॉबीज हैं तो वो मैं अगर लिख दूंगी तो उसमें काफी वैसी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाएगी। जैसे कि मेरा पोएट्री राइटिंग बचपन से ही है, तो अगर मैं वो लिख देती हूँ तो वो कहने लगेंगे आप सिल्विया प्लैथ की पोएम सुनाइए, या ऐसे मान लो कुछ पूछ लिया उन्होंने, तो ये तो बहुत ही मतलब एक्सटेंडेड हो गया। तो पोइट्री अगर हॉबी, हाँ वो तो हो गया। तो जो हॉबी बतानी है उसके लिए हमें क्रॉस क्वेश्चंस भी रेडी रखने पड़ेंगे। वो तो इतने सारे मॉक इंटरव्यू से पता चल जाएगा कि पोइट्री से क्या हो जाता है, खुद कुछ लिखा है क्या, वरना कुछ के पता होने चाहिए कि भारतीय पोएट्स, महिला पोएट्स, ठीक है? तो रैंडम अगर किसी का नाम पूछ लिए तो कह दो इनका नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, इनका नहीं याद आ रहा है। जरूरी थोड़ी ना पोइट्री अगर हॉबी है तो सारी दुनिया भर के पता हो, ठीक है? लेकिन जो फेमस पर्सनैलिटी है उसका पता करना पड़ेगा। तो मतलब उस पर वर्क करना पड़ेगा, उस पर कॉन्टेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ओके ठीक है? तो मैम मैं स्किप ही कर दूं, फिर इसको लिखूं ही ना? अच्छी हॉबी है, लिख सकते हो अगर मेहनत करके थोड़ा ढूंढ ढांढ लो, ठीक है? फिर मुझे बताना क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, मैं भी उसमें देखूंगी क्या ऐड हो सकता है, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आदिति बताइए। मैम मेरा ये एक्सटेंडेड क्वेश्चन ही था कि मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद मैंने मास्टर्स भी किए 2 ओवर द इयर्स, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया। तो वो थोड़ा मेरे लिए मतलब पता नहीं, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता बोलने में। अभी मेरा सेकंड मास्टर्स 2024 में खत्म हुआ। जब कोई करने की बात आती है तो हम एग्जाम के चक्कर में फंसे हैं, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस नहीं हो नहीं, चाहे। लेकिन बताओ कि हमने मास्टर्स किया है, ये बताना पड़ेगा, तब लगेगा कि भाई कुछ कर रहे हैं। ये ग्रेजुएशन के बाद कुछ किया नहीं, वो नेगेटिव है। लेकिन हमने मास्टर्स किया है, डबल मास्टर्स किया है, ये सब बताओ तो लगता है कि इंसान कुछ कर रहा है।
ठीक है। जी, मुझे एक्चुअली पर्सनली कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो मुझे इसीलिए थोड़ा वो पता नहीं क्यों दुखती रही है अभी तक जब तक जॉब नहीं है। तो वो वो आई वहाँ पे अंडरस्टैंड। भी फिर डाउन हो जाता है, वो ऐसी क्वेश्चन आता है। नहीं तो नहीं, लेकिन कहो कि हम साइमल्टेनियसली मास्टर्स कर रहे हैं, जॉब नहीं लिया क्योंकि फोकस मेन हमारा प्रिपरेशन पर था। जी, ठीक है, एक चीज मैम और पूछनी है मुझे। अभी मैंने एक पीएचडी का इंटरव्यू दिया था, तो उसमें काफी बड़ा पैनल था एंड एक साथ 2-3 लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे और वो कोई ऐसे मतलब यू शेप में बैठे थे। तो एक बहुत ओवरवेलमिंग हो गया और समझ नहीं आया कि किसको क्या आंसर करूं और फिर वो सामने वाला ऑफेंड हो जाए बिकॉज हम किसी और को कर रहे हैं। तो अगर क्या ऐसा होता है बीसीएस इंटरव्यू में और इसको कैसे हैंडल करते हैं ग्रेसफुली? देखो ये लोग यहाँ पर 4 लोग बैठते हैं, जी। 4 लोग बैठते हैं, ऐसे बैठेंगे और यहाँ पर वैसे एक ही एक क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर कोई बीच में पूछ लेता है तो तुमको एड्रेस करना पड़ेगा उसको। और ग्रेसफुली कैसे एड्रेस करना है, एक बात को ख़त्म कर कर फिर उनकी बात को शुरू करना है। ऐसे नहीं होगा कि एकदम ही रैंडम बॉम्बार्डमेंट हो जाए। एक एक पूछता है, वैसे जनरल केस में यही होता है। ठीक है, ओके ओके जी, ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है। चलो अब भाई रैप अप करें, जल्दी से बताइए। राहुल, तान्या, सुमन, रुचि, क्या क्वेश्चंस हैं? मैम मुझे ये पूछना है कि जिसका मास्टर्स ही 9 साल हो गया हो किए हुए, जैसे मेरा मैम 2016 में मास्टर्स की, उसके बाद फिर शादी हुई, फिर थोड़ा सा देखो जो शादी हो गई है तो वो उसको बेनिफिट मिलो ना। शादी अगर हो गई है तो हमें बताना है कि भाई हमें ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी तो हम कुछ नहीं कर पाए, और उनको क्यों बताना है कि हम 2016 से प्रिपेयर कर रहे हैं, हम 2018 से। अभी हमने प्रिपरेशन शुरू करी है शादी के बाद। उनको अपनी हिस्ट्री बताने की जरूरत नहीं। शादी वाले तो बेनिफिट में है भाई कि शादी हो गई नहीं हमारी। मैम, नहीं मैम, जैसे ये कि होता है कि उनको एजुकेशन बताइए कि एजुकेशन से रिलेटेड चीजें पता रहती है, तो उनको ये तो पता होगा कि मैंने इस ईयर में ये पास हाँ, आउट किया है, ठीक है। तो उससे अगर रिलेटेड पूछनी है कितने साल गैप हुए उसके बाद। हाँ तो कह दो शादी हो गई, उसके बाद शादी में लगे, मतलब शादी में व्यस्त रहे अपनी, उसके बाद घर की जिम्मेदारियां ली। फिर अभी रिसेंटली घर वालों के, मेरा सपना था ये, तो हमने डिसाइड किया कि हम प्रिपेयर करेंगे और अभी प्रिपरेशन शुरू करी और पहला मौका मिल गया इंटरव्यू देने का। उनको इतना हर चीज़ को सत्यवादी हरीशचंद्र थोड़ी ना बनना है कि हम 6 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं। शादी वाला तो इज एन एस्केप। ठीक है, बच गए भैया, शादी हो गई, बच गए। ओके मैम। ठीक है। मैम मुझे ये पूछना था, मेरे साथ सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर ये है, ना तो मेरी शादी हुई है और मैंने ग्रेजुएशन भी 2016 में कर चुकी हूँ। उसके बाद में मैंने यूपीएससी के एग्जाम दिए थे। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, पर मुझे 2016 के बाद से मैं कंटिन्यू प्रिपरेशन में हूँ। तो ऐसे, हाँ ऐसे केस में कहना है, ग्रेजुएशन, हाँ ऐसे केस में उनको बताना नहीं है कि 2016 से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनको ये बताना है कि फिर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, और नौकरी करना जरूरी थोड़ी ना है कि हर इंसान नौकरी करे। ठीक है, मेरे और थोड़ा सा यहाँ पर अब मैं पब्लिकली बोल रही हूँ, थोड़ा सा लड़कियों वाला फैक्टर यूज़ कर सकते हैं कि घर वाले इतना सपोर्टिव नहीं थे कि हम बाहर नौकरी करें। लेकिन अभी रिसेंटली हमने शुरू किया है प्रिपरेशन 2 साल से, और मेरा ये पहला इंटरव्यू है। मतलब उनको इतना कहानी सुनानी नहीं है, उनको अपनी तरफ कैसे मोल्ड कर सकते हैं कि भाई हमारा परिवार इतना हमको नहीं पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में, अब पढ़ाने लगा है तो अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम कोशिश कर रहे हैं। हमारा ग्रेजुएशन पहले हो चुका था लेकिन अब नहीं पढ़ पाए। ठीक है। हाँ मैम, ये मॉक टेस्ट वालों ने डरा के रखा हुआ है। हेलो, जो मॉक और इंटरव्यू मैम लेते ये हैं। करंट का क्या करना है? करंट कितने टाइम पीरियड तक का ऑलमोस्ट पढ़ना पड़ेगा? करंट तो देखो, जैसे एक इंटरव्यू में मुझसे 2 साल पुराना रैंडम पूछ लिया था जो बहुत फेमस चीज़ थी। ठीक है, तो पूछ वो कुछ भी सकते हैं। हमको यहाँ पर प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन तो कर नहीं रहे हैं, हमें रोज रोज के न्यूज़पेपर से जो चीज़ें चल रही हैं वही पढ़ना है, और जो मेजर इवेंट्स हुए हैं वो पिछले 1 साल में। ठीक है, वो वाली चीज़ें करनी है। हाँ मैम लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है बस कि जैसे मैंने बीएससी करी थी पीसीएम से, तो क्या करिए, सॉरी 2016 में करी थी, तो काफी लंबा टाइम हो गया। बीएससी की है। अच्छा अच्छा, ओके। पीसीएम से, हाँ, तो मुझे इस तरह ये नहीं समझ आ रहा वो पीसीएम रिलेटेड या बीएससी रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? देखो अब ये बेसिक्स तो हमको पता होने चाहिए। कोई ज़्यादा डिटेल में पूछे तो कह दो हमको बहुत टाइम हो गया नहीं पता, लेकिन हमें ग्रेजुएशन का अपना बेसिक प्रिपेयर कर जाना है। हम इंटरव्यू में जा रहे हैं तो हम ऐसे ही एकदम मुंह उठाकर नहीं चले जाएंगे। बेसिक्स प्रिपेयर कर लो। अब जो बीएससी में जो सवाल बन सकते हैं, सोचो क्या सब्जेक्ट्स थे हमारे, कुछ बीएससी में कुछ एक्स्ट्रा किया हो, कुछ जो होते हैं, क्या होते हैं, यस मैम, इससे रिलेटेड को-करिकुलर एक्टिविटीज। हाँ को करिकुलर एक्टिविटीज, ऐसा कुछ हो। बेसिक पढ़ना है बस, हमको बेसिक को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कुछ डिटेल में पूछ देंगे तो हमारे पास हमेशा एस्केप है कि हमें टाइम हो गया, हम उसको रिवाइज नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, तो उसमें उनको कोई वो पहाड़ नहीं टूट जाएगा। वो भी इंसान है, वो समझते हैं कि भाई सब थोड़ी ना याद होगा। ठीक है, ठीक है। राहुल कुछ बचा? थैंक यू मैम। कुछ बचा राहुल?
मैम मैंने ग्रेजुएशन 2020 में करी थी और 22 में इग्नू से पीजी करके जेआरएफ जो था वो मेरा था पहले 22 में हो गया था, बट मैंने 3 साल नहीं उसको ज्वाइन किया। अभी 24 में मैंने फिर से कर लिया था, तो 25 में अभी कुछ महीने पहले मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ पीएचडी का इग्नू में ही। अच्छा। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर जैसे जब तक इसका रिजल्ट आएगा तो मतलब तब तक मेरा हो सकता है एडमिशन, मतलब चांसेस है कि हो गया होगा। तो अब ये वाली चीज इंटरव्यू में मेंशन करनी, क्योंकि पीएचडी में तो हम अवॉइड करते हैं यूपीएससी का बताना। उन्होंने मेरे से पूछा भी था कि यूपीएससी दिए हो, मैंने कहा कि देते थे, अब बंद कर दिया। लेकिन अब इधर ये चीज मेंशन करना सही रहेगा कि नहीं कि पीएचडी में एनरोल्ड हैं या कुछ भी वगैरह? मतलब मेरे हिसाब से बताना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं तो उनको बताना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि इंसान सिर्फ, भले ही सच्चाई यही है कि आधी दुनिया सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रही है, उसी में साल चले जा रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन उनको सामने ऐसा लगना चाहिए कि हम थोड़ा सा मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा सपना है, ठीक है, वो हमें अल्टीमेट वही हमको पाना है, लेकिन हम साथ में अपनी ज़िंदगी को रोके नहीं हुए हैं, ठीक है, हम साइमल्टेनियसली भी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, तो बताना चाहिए। इसमें लोगों के व्यूज डिफर कर सकते हैं, हो सकता है किसी और से पूछोगे तो वो कुछ और बताए, बट पर्टिकुलरली अगर पर्सनली मेरा व्यू यही है। हाँ। और मैम एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यूट्यूब वगैरह जैसे आप अगर लिखते होगे तो लिखते हो ये चीज या नहीं लिखते हो? ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, दैट इज अ टफ क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बाद में सोच कर दूंगी, ठीक है? ओके मैम, चलो ठीक है मैम। ठीक है। रुचि, कुछ बचा आपका? मेंस का बाद में बताऊंगी, ठीक है? ओके मैम, मैं पर्सनली आपको मैसेज हाँ, करके पूछ लूँ। ठीक है, वरना कॉल भी कर लीजिएगा, मैं आपको सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब सॉल्व कर दूंगी। अदिति, कुछ बचा? ज्यादा क्वेरी मेरी ही रहती है। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं। ओके, थैंक यू मैम। रुचि, कुछ बचा? वरना मैं एंड करूँ इसको? जी मैम, एंड कर दीजिए, कुछ नहीं बचा। ठीक है। रुचि नहीं, सॉरी, किसी और का नाम था, मैं रुचि बोल रही थी। चलो, सबका हो गया ना फिर? चलो, आई होप सबको मज़ा आई होगी और सबने चीज़ों को सीखा होगा। नेक्स्ट वीक अगर आप लोग कहेंगे तो हम नेक्स्ट वीक फिर से रख लेंगे सेशन, ठीक है? ओके एवरीवन, बाय बाय। बिल्कुल मैम, प्लीज रखिएगा। थैंक यू मैम।